अब होगी आप हक की बात, आपकी आवाज बनकर ईटी न्यूज़ स्वदेश लेकर आ गया है देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो कंज्यूमर इज किंग। जी हाँ, ये शो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक आंदोलन है। ये वो मंच है जहां हर भारतीय की आवाज गूंजेगी, जहां आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस शो के माध्यम से हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, वो अधिकार जिनका उल्लंघन हो रहा है। मनमानी अब नहीं चलेगी, अब कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा, ना तो सामान की गुणवत्ता से और ना ही आपके पैसों से। आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। जी हाँ, अब आपकी जिंदगी के साथ मजाक नहीं होगा। हम इस शो के जरिए आपको उन सभी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा और भलाई से जुड़ी हुई है। कंज्यूमर इज किंग ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक वादा है, एक वादा कि हम हर भारतीय के हक की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। पूछे जाएंगे कड़े सवाल, क्योंकि हर उपभोक्ता का अधिकार है कि उसे सही जानकारी मिले, सही उत्पाद मिले और उसे उसकी पूरी मेहनत की कीमत मिले। तो आज हमारा फोकस इसी पर होगा। कुछ बड़े सवाल हैं जो कि हम पूछ रहे हैं इस शो के जरिए। सवाल यह है कि कोचिंग संस्थानों को विज्ञापनों में सटीकता, स्पष्टता और भ्रामक दावों से क्यों बचना चाहिए। सवाल यहाँ पर यह है, क्या 100% सफलता की गारंटी कोचिंग संस्थानों को अब भारी पड़ेगी। कैसे गलत होता है इस तरह की गारंटी को देना। आईटीजी के नतीजों से पहले आखिर एक्शन में आ गया है सीसीपीए और कोचिंग सेक्टर को सीसीपीए ने आखिर क्या चेतावनी दी है। इसी पर आइए पैनलिस्टों से मुलाकात करते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। मनीषा कपूर जो सीईओ है, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, की हमारे साथ जुड़ गई हैं। नचिकेत भाटिया, सीईओ डॉक्टर भाटिया मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट। विराग गुप्ता एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस में जुड़े और समय निकाला हमारी इस पेशकश में। बच्चों की बात हो रही है विराग जी, बच्चों की बात हो रही है, उनके भविष्य की बात हो रही है। हम जानते हैं हर माता पिता के लिए उनका सबसे बड़ा सपना ये होता है कि उनके बच्चे अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करें, उनको नौकरी मिल जाए और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में जाए, बेस्ट कोचिंग क्लासेस में जाए। इतने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं, प्रेशर एक तरफ बच्चों पे बहुत रहता है इस तरह की परीक्षाओं का, उस पर हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम उस पहलू पे आ रहे हैं जिस पर सीसीपीए ने अब नकेल कसी है और डंडा मारा है, और डंडा मारा है भ्रामक विज्ञापनों का। किस तरह के भ्रामक विज्ञापनों की हम बात कर रहे हैं, जरा विस्तार से बताइएगा। कविता जी, भ्रामक विज्ञापनों के बारे में पिछले 3 साल का जो खाका आया है और उसमें जिस तरीके से कोचिंग संस्थानों ने पेनाल्टी को माना है और पेनाल्टी पे किया है, इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से वो गलत है। और सरकार की तरफ से सीसीपीए, जिसके लिए 2019 के कानून में प्रावधान है चैप्टर 3 में सेक्शन 10 से सेक्शन 27 तक, इसका मतलब यह है कि सीसीपीए ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई है। और आशा है कि इसके बाद जो भविष्य में जो भ्रामक विज्ञापन है, भ्रामक विज्ञापन कई तरह से हो सकते हैं जिसके बारे में रिपोर्ट में पूरी चर्चा है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें और पीछे जाने की आवश्यकता है कि संविधान और कानून के अनुसार शिक्षा का अधिकार लोगों का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो कोचिंग से जुड़े कई सारे मसले हैं और पिछले साल जनवरी 2024 की खबर थी जिसके अनुसार शिक्षा विभाग ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार की थी जिसमें बहुत सारी बातें की गई थी कि कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, वहां पर उनकी टीचरों की योग्यता कैसे होनी चाहिए, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं शामिल करना चाहिए। और कई राज्यों में, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में अलग अलग कानूनी ड्राफ्ट आए, उसमें ये भी बोला गया कि स्कूल और कॉलेजों के समय में कोचिंग संस्थान नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत अच्छी भावना भी हो सकती है, बहुत अच्छे लक्ष्य भी हो सकते हैं, लेकिन इसके एक बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा बाजार है। और उस बड़े बाजार में क्या ये 70-80 लाख रुपए की पेनाल्टी काफी होगी? मुझे लगता है नाकाफी है। और इसको करने के लिए हमें फाउंडेशन, और वो फाउंडेशन है कि जिसमें कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन हो, कोचिंग संस्थानों के साथ क्या क्या उनकी गाइडलाइंस पूरे देश में, जब एक देश एक कानून की बात होती है तो शिक्षा के हम एक मापदंड की बात करते हैं, तो किस तरीके से, और कोचिंग संस्थान ऑनलाइन तरीके से जो प्रचार करते हैं और ऑनलाइन तरीके से जो कोचिंग देते हैं, तो उन पर कानून कैसे लागू करें, एक थोड़ी सी दुविधा वाली स्थिति है। और इसमें केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर बनाना पड़ेगा कानूनी प्रक्रिया और प्रावधान, क्योंकि अभी तक वो नहीं हो रहा है। मैं उसी पर आ रही थी, क्योंकि इतनी फर्जी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं। हम दावों की क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऑनलाइन आप एक क्लिक पे एनरोल हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं कि उस यूनिवर्सिटी
का कोई अस्तित्व है भी या नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि केवल पेनल्टी से ही बात काफ़ी है, पेनल्टी ही क्या भरने से ये स्थिति सुधर जाएगी? मनीषा, आस्की ने भी अपने एंड पर बहुत सारी कोशिशें यहाँ पर की है, लगातार आप कोशिशें करते रहते हैं, आपने भी अपनी गाइडलाइंस लॉन्च की हैं, लेकिन फर्क यहाँ पर क्यों नहीं उठता हुआ दिखाई दे रहा है? अब केवल 70 लाख से कुछ ज्यादा की पेनल्टी है वो दी गई है, लेकिन हम कैसे जानेंगे यूनिवर्सिटीज को एक सबक मिले और वो आगे बढ़ जाएं? फेक यूनिवर्सिटीज तो अभी भी दिखाई दे रही हैं, इनको पूरी तरह से इनका लाइसेंस कैंसिल करना और सख्ती बरतना जरूरी हो गया है। बिल्कुल सही बात है। इसमें एक्चुअली दो बात आ जाती हैं। एक तो जहाँ जो यूनिवर्सिटीज हैं वो फर्जी हैं, एक तो उसकी है, और डेफिनेटली उसमें कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेटली एक जो हमारे देश के बच्चे हैं उनके साथ, उनके फ्यूचर के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। तो ये तो एक डेफिनेटली लाइक अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो आप कह सकते हो, ये होनी चाहिए। दूसरा है कि जो यूनिवर्सिटीज होंगी, अफिलिएटेड होंगी, जो कोचिंग क्लासेस होंगे वो भी होंगे, पर उनके जो विज्ञापन है वो कहीं ना कहीं एक गलत दावा करके बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं या पेरेंट्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो एक क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके ऊपर जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के प्रोविजन में हैं, या आस्की ने भी, मैं आपको बता रही थी कि पिछले 3 साल में कम से कम 1000 एड्स हमने रोके हैं, बदलवाए हैं। जो कोचिंग सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इवन छोटे बच्चों की ट्यूशन क्लासेस वगैरह हैं, जहाँ पे दावे जो किए जा रहे हैं वो एक्चुअली कर नहीं सकते। और एक तरीके से ये भी हम देखते हैं कि जब एक चीज रोक दे तो वो जिसको चोरी करनी है वो अलग अलग तरीके भी निकाल लेता है। तो जैसे हम कहते हैं कि 100% प्लेसमेंट आप नहीं कह सकते, तो फिर वो कहते हैं 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। तो कुछ वर्ड प्ले करके भी एक तरीका निकाला जा रहा है कि अच्छा आपने ये रोक दिया, अब मैं इस तरीके से काम करता हूँ। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ मेरे हिसाब से लॉ है, इज इन प्लेस, पर उसकी जो मॉनिटरिंग है और एनफोर्समेंट है उसका स्केल हमारे देश के स्केल के हिसाब से होना चाहिए। नचिकेत, आप क्या कहेंगे? मनीषा तो कह रही है यहाँ पर बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंस की तरह होना चाहिए जो इस तरह के फर्जी विज्ञापन जारी करते हैं और जो फेक यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, क्योंकि माता पिता अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी जो है अपने बच्चों को उनके भविष्य के लिए बेहतर बनाने के लिए डाल देते हैं। ऐसे में इस तरह की धोखाधड़ी जहाँ पर झूठ दावे किए जा रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी और कोचिंग बराबर की बात नहीं है। यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देती है और कोचिंग आपको एक एग्जाम पास कराने में मदद करती है। अगर आप फर्जी यूनिवर्सिटी की बात करें तो सरकार जब लाइसेंस दे रही है तो सारा हक सरकार के पास है ये देखने का कि यूनिवर्सिटी के पास करे गए दावे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी है कि नहीं। अगर वो है ही नहीं तो सरकार उनको लाइसेंस क्यों दे रही है? और सरकार कभी भी जाके ऑडिट कर सकती है। NAAC जितने भी गाइडलाइंस है, जितने भी ऑडिट्स होते हैं, वो तब चाहे जाकर यूनिवर्सिटी को बंद कर सकती है। तो यूनिवर्सिटी को लाइसेंस देने से पहले सरकार को ही अपना पूरा उसके अंदर रेकी करनी चाहिए, उसके अंदर सर्वे करना चाहिए, तब जाकर यूनिवर्सिटी को लाइसेंस मिलना चाहिए। तो ये मैटर सरकार बहुत आसानी से सॉल्व कर सकती है। बात रही कोचिंग के विज्ञापनों की, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि जो कोचिंग ये कहती है कि हम आपको 100% एडमिशन, 100% प्लेसमेंट या जॉब सिक्योर करेंगे, वो तो बिल्कुल गलत है। 100% एश्योरेंस आपको कोई नहीं दे सकता। मगर चीज जो है वो 16 साल की जो हम बात कर रहे हैं कि 16 साल से कम के बच्चों को हम एडमिशन ना दें। हमारे देश के एग्जाम्स में अगर देखा जाए तो नीट जी जो कि MBBS में एडमिशन करने के एग्जाम है, उस पर लगभग 22 से 24 लाख लग गए हैं और सीट्स है कुल के लगभग लाख, यानी कि 1 लाख सीट्स के लिए 22 लाख बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिशन इज ग्रोन सो मच कि अगर स्टूडेंट बहुत जल्दी तैयारी करना शुरू नहीं करेगा तो उसके चांसेस के बहुत कम हो जाएंगे। तो कोचिंग वाले जो जब भी स्टूडेंट उनका एडमिशन के लिए आता है तो कोचिंग को बिल्कुल दिखाना चाहिए कि कौन सा मेरे पास फैकल्टी है, उस फैकल्टी क्रेडेंशियल्स क्या है, कौन से मेरे रैंकर्स हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 99% कोचिंग वाले जो कि एथिकली काम कर रहे हैं, देखिए अनएथिकली जो नकली धंधा कर रहे हैं मैं उनका कोई बात नहीं कर सकता, बट जो अच्छे से चला रहे हैं, हमें भी 27 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, कोचिंग मार्केट के अंदर रहते हुए, हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएगा, क्रेडेंशियल्स है, कैसे पढ़ाई होगी, कहाँ पढ़ाई होगी, क्या क्या मिलेगा आपको और फीस में क्या क्या इंक्लूड होगा। एक चीज मैं कहूंगा कि बहुत बार लगता है कि एक रैंक बनाया तो वो 6 जगह कोचिंग में कैसे होगा। तो मैं उसका एक बहुत साधारण सोल्यूशन बताता हूँ कि
होता क्या है कि जो भी पढ़ाकू या ब्रेनियक बच्चे होते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुछ ना कुछ लेते हैं। एक से टेस्ट सीरीज ले ली, एक से पूरी कर ली, एक से रिवीजन ले लिया। तो देखा जाए अगर एक रिवीजन लिया है तो एथिकली वो स्टूडेंट उस कोचिंग का भी होता है। इसके अंदर जो मैं कह सकता हूँ कि विज्ञापन में लिख सकते हैं कि स्टूडेंट ने मेरे से ये कोर्स किया है। अगर वो रिवीजन कोर्स है तो रिवीजन कोर्स है, टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज है, अगर पूरा मेजर कोर्स है तो मेजर कोर्स है, ताकि हर स्टूडेंट जो ज्वाइन करने वाला हो उसे पता हो कि इस कोचिंग में ये रैंक करने ये चीज पड़ी है। इससे सारा भ्रम दूर हो जाता है। सर जानकारी दे और सही जानकारी दे। विराग, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि सिस्टम में लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं। शुरुआत में जैसे कि नचिकेत ने कहा कि लाइसेंस देते वक्त ही, जब तक यूनिवर्सिटीज़ की बात अगर मैं करूँ, लाइसेंस देते वक्त ही आप पहले जांच पड़ताल करें कि इसका अस्तित्व कितना है कितना नहीं है। कोचिंग क्लास को भी अगर इसी तरह के किसी दायरे में लाया जाए, या ऑलरेडी अगर है तो शायद हमारे पास जानकारी नहीं है, जो भी जानकारी वो पब्लिक करना चाहते हैं पहले वो उसको अप्रूव कराया जाए। क्या ऐसा कोई फॉर्मल प्रोसेस है जिसकी निगरानी हम कर सकें? मनीषा ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपके साथ साथ आपको मॉनिटरिंग भी करनी होगी। तो ये सब एक पूरे लॉ के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, उसके दायरे में ये सब चीज़ें आती हैं। कविता, आपके सवालों में 4 तरह से जो उसका मूल्यांकन होता है और उसमें 4 तरह के विरोधाभास उभरते हैं। पहला ये कि निश्चित तौर पर जैसा इन्होंने बोला कि हम कोचिंग और यूनिवर्सिटी को दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लेना पूरी तरह से जरूरी है, क्योंकि कानून के तहत ऐसी यूनिवर्सिटी अपराध हैं। और कोचिंग के लिए चूंकि कोई कानून अभी नहीं बना है, इसलिए कोचिंग सरकार अभी कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकती है। ये पहली बात है। दूसरी की कॉन्करेंट लिस्ट में है संविधान के, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है, और इंक्लूडिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की भूमिका है। जैसे हमने दिल्ली कोचिंग में देखा था कि जहां पर बाढ़ का पानी आ गया था तो की भूमिका भी सामने आई थी। तो ट्रिपल इंजन सरकार में हम शिक्षा को कैसे सफल बनाएं, इसके लिए केंद्रीय गाइडलाइन होने की जरूरत है, नहीं बन पा रही है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि जो ऑनलाइन कोचिंग है या ऑनलाइन जो रिव्यूज हैं या ऑनलाइन विज्ञापन है, और जो फिजिकल कोचिंग और फिजिकल विज्ञापन है, उसको हम नए जमाने में कैसे रेगुलेट करें, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और चौथी बात ये है कि जब हर जगह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, हर लिबरलाइजेशन की बात हो रही है, तो हम उसमें परंपरागत कानूनों को ला के किस तरीके से करें, और उसकी बजाय उसको इग्नोर करने की वजह से कोचिंग में पैसे का बोलबाला जो बढ़ रहा है, उस पैसे का बोलबाला बढ़ने की वजह से एक खास वर्ग के बच्चे ही आगे आ रहे हैं जो संविधान की समानता के खिलाफ है, संविधान सभी को जो समान अवसर देने के उसके खिलाफ है। और निश्चित तौर पर हमारे जो परंपरागत शिक्षा का तंत्र है, सरकारी शिक्षा का तंत्र है, वो कोलैप्स हो रहा है, और उसको हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो समस्या की हम जब जड़ में जाएंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। उन कॉम्प्लिकेशंस की बहस करने में हो सकता है कि कानून बनाना ही भूल जाएं, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। और शुरुआत यहाँ से हो सकती है कि हर कोचिंग संस्थान जब अपना विज्ञापन दे तो उसमें क्लियर तौर पे 2 बातें बताए। पहला, उनका रजिस्ट्रेशन डिटेल क्या है। दूसरा, कि उनके यहाँ पर टोटल कितने बच्चों ने कोचिंग लिया, कितने कोर्सेज किया, उसमें लोगों को पता चलना चाहिए कि 4,40,000 लोगों में सिर्फ 1,200 लोग सफल हुए हैं। तो ये सफलता का आंकड़ा जब पता चलेगा तो अभी क्या होता है कि अभी लगता है सारी घास हरी है, और सोशल मीडिया के जमाने में, रिव्यू के जमाने में हम सिर्फ अच्छी तस्वीर देखते हैं, वो खराब तस्वीर सामने नहीं आती है। तो पूरा सच सामने आना चाहिए किसी भी विज्ञापन में, और स्पेशली राष्ट्रीय अखबारों के विज्ञापन में, कि बताएं कि टोटल, जब अभी ये बोल रहे थे कि हमने कौन सा कोर्स किया, कौन सा कोर्स नहीं किया, तो उन्हें बताना चाहिए कुल कितने कोर्सेज किए गए, कितने बच्चों ने कितने कोर्सेज किए, उसमें कितनी सफलता हासिल हुई। तो जब लोगों को पता चलेगा कि इस कोचिंग में 100 लोगों में सिर्फ 0.001% लोग ही सफल हो रहे हैं, तो उसके बाद फिर लोगों को पता चलेगा कि ये कोचिंग में असफल होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में है, तो फिर वो असलियत सामने। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मेरे ये जो एक जिम्मेदारी है, ये माता पिता की भी बनती है, बच्चों की भी बनते हैं, जो फला कोचिंग क्लासेस में अपने आप को एनरोल भी कराना चाहते हैं। ये अब तक नहीं हो पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है, अवेयरनेस की कमी है। क्योंकि अगर इस तरह के मुद्दे अब तक उठते नहीं तो लोगों को पता भी नहीं होता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरह के भ्रामक विज्ञापन भी देते हैं। जब तक उनका बच्चा जो है वो नंबर ना ला पाए, उस तरह से पास नहीं हो पाए जिस तरह से वो अपना चाहते थे। तो गाइडलाइंस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। स्पेसिफिकली स्पष्टता के तौर पे मुझे बताएं
आपकी किस तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेके गाइडलाइंस हैं जिनको आप करती हैं, जिनको एस्पी करता है मॉनिटर, और हर माता पिता की और बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी क्रॉस वेरीफाई करे। विराग ने यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख लीजिए है, रजिस्ट्रेशन नंबर, बच्चे कितने पास हुए हैं पिछले कुछ सालों में, इसके अलावा और कौन कौन सी बारीकियां हैं ताकि आप ये अश्योर हो सकें कि आप अपने बच्चे को सही जगह पढ़ने भेज रहे हैं और बच्चे की मेहनत है ही, लेकिन साथ ही वो कोचिंग भी इस लायक है कि आपके बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करें। आई थिंक जो बेसिक ड्यू डिलिजेंस है पेरेंट्स और बच्चों को जरूर करनी चाहिए, पर मैं एक तरीके से कहूंगी कि ये बर्डन कंज्यूमर पे हम नहीं डाल सकते। कि यस, कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, चाहे सरकार हो, चाहे कोचिंग क्लासेस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे एस्की जैसी इंस्टीट्यूट्स हो, हम कैसे कंज्यूमर को मोर अवेयर करें। सिर्फ इसी बारे में नहीं बल्कि काफी और भी विषय हैं जिसमें कंज्यूमर अवेयरनेस जब बढ़ती है तो डेफिनेटली एक सोसाइटी में वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं सबसे, तो वो एक ओवरऑल पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। पर जैसे मैं एक कंज्यूमर हूं, मुझे ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि अगर मैं किसी अखबार में कुछ पढ़ रही हूँ या मैं किसी चीज ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, तो मुझे एक बाय डिफॉल्ट की वो बाय एंड लार्ज सत्य ही बोल रहे हैं, एक भरोसा होना चाहिए। नहीं तो फिर हम तो किसी भी चीज पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एड आपको कुछ बेचना चाहे तो वो सच बता के ही आपको कुछ आगे बताए। तो मुझे लगता है ये एक बेसिक कंज्यूमर राइट भी है। बाकी आप देखें तो मतलब ऐसा जहां तक सवाल है तो हम कोई भी विज्ञापन, हर तरीके का, हर कैटेगरी का विज्ञापन हम देख सकते हैं। तो एजुकेशन में जैसे मैंने पहले भी कहा कि राइट फ्रॉम किंडरगार्टन टू स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग क्लासेस, मतलब हर तरीके के जो एजुकेशन सेक्टर में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हम पे निगरानी लगते हैं। एडटेक पे अब जो मतलब पिछले 5-6 सालों में बहुत उभर के आया है, उस पे निगरानी रखते हैं। तो एक हमारी जो मॉनिटरिंग होती है, और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की, तो अब हम यूज ऑफ एआई वगैरह भी हम यूज करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मैनुअल मॉनिटरिंग का जमाना चला गया है पीछे। राइट। क्योंकि हम आजकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस बहुत देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप जाइए किसी भी प्लेटफॉर्म में तो आप 99 रुपए के कोर्सेज कर सकते हैं, 199 रुपए के कोर्सेज कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक से कोर्स को जो है एकदम टेक्निकल जुमला दे देंगे, बोलेंगे ये जो कोर्स है आपको फलां जगह जो है नौकरी दिलवा देगा, विदेश में नौकरियां दिला देगा। अब इन सब से कैसे बचा जाए? कुछ बातें तो आपने हमें बता ही दी हैं, लेकिन देखिए हम इस देश होने के नाते हम ऐसे माहौल से गुजर रहे हैं जहां पर बच्चों का, जी हाँ, इस बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ओर तो रुझान है ही, लेकिन इसके अलावा भी बच्चों की एस्पिरेशंस में बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि वो पाना चाहते हैं, और इसीलिए ऑनलाइन काफ़ी हद तक उनके लिए ऐसा मीडियम बन गया जिसपे वो काफ़ी हद तक आश्रित है, डिपेंडेंट है। यूट्यूब अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ से लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। अब इस तरह से कोई अगर अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, जो कि बहुत सारे लोग हैं, मिलेनियल्स कहिए, जेनजीज कहिए, वो ऑनलाइन इस तरह के फर्जी कोचिंग क्लासेस और बेबुनियादी कोर्सों से कैसे बचे? मैं कोचिंग क्लासेस में एडमिशन की बात नहीं कर रही हूँ, कोर्सेज से भी कैसे बच सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के कोर्सेज जो हैं आजकल आपको मिल जाएंगे। उस दिन हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे नाखून काटने तक के लिए भी कोर्सेज आ गए। देखिए सोशल मीडिया में एक चीज जो एडवर्टीजमेंट के वर्ल्ड में कही उसे कहते हैं कि क्लिक बेट। तो जब तक आप विज्ञापन को बहुत अचंभित बनाएंगे तब तक कंज्यूमर उस पर क्लिक नहीं करेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो इन चीजों को आप करने से या तो एक लॉ बॉडी रोक सकती है या फिर ऑफकोर्स देयर सम गाइडलाइंस ऑन सोशल मीडिया, जो कि मुझे अभी बहुत जल्द आते लग नहीं रहे। अगर मैं कंज्यूमर साइड से बात तो जब भी आप किसी ऐसी कोचिंग एड को देखें तो हर कोचिंग नेक्स्ट लैंडिंग पेज होता है, उसमें कोचिंग के बारे में होता है, और साथ ही साथ वो आपको एक सेवा देते हैं कि आप हमारे कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हैं, काउंसलर से बात भी कर सकते हैं। कस्टमर केयर से बात करने के बाद, काउंसलर से बात करने के बाद कोर्स खरीदता है तो देन देखिए शिक्षा तो कभी जाती नहीं है, चाहे वो कोई छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, तो वो उस कोर्स में जा रहे हैं। जहां तक रही बात वो क्लिक बेट की, अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो देखिए मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। बट जब तक वो क्लिक बेट एक्स्ट्रा अच्छा लगता नहीं है तब तक वो लोग जाते नहीं है उसके अंदर। तो ये एक एडवर्टाइजर की समस्या भी है और एक कंज्यूमर की समस्या भी है। कंज्यूमर को अपने जो राइट्स है और अपने पैसे और अपने टाइम, तीनों चीजों को बचाने के लिए
को उस डिटेल को बिल्कुल ढंग से पढ़ना चाहिए। और देखिए, मैं भी एडटेक इंडस्ट्री से, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बिटवीन ऑफलाइन क्लासेस एंड एडटेक इज मच मोर ट्रांसपेरेंट। आप कोई भी कोर्स करने जाते हैं तो आप उसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप पूरी ऐप की फील ले सकते हैं, आप देख सकते हैं ऐप के अंदर क्या क्या है, कितना है, कैसा है, वीडियो कैसे चलेगी, क्वेश्चन कैसे आएगा। चलिए, आखिरी राउंड सवालों का, और सवाल में ये सवाल एक ही है, तीनों से मैं जवाब लूंगी इस बार का। सवाल यहाँ पे ये है कि इस तरह की सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि पेनल्टी तो काम नहीं आ रही है, वो तो हम देख रहे हैं, उससे कोई नहीं सुन रहा है। पेनल्टी के अलावा और किस तरह की सजा देनी चाहिए? विराग जी, शुरुआत आपसे करेंगे। कविता जी, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री में अगर 60-70 लाख की पेनल्टी 3 साल में लग गई और उन्हीं खबरों को बार बार अगर चलाया जाए तो इसका मतलब कि कोई बहुत प्रभावी बातें नहीं हैं। लेकिन क्या ऑप्शंस क्या हैं, मैंने इसके पहले बताया, 2-3 बातें और बताता हूं कि एक बात यह है कि रेजिडेंशियल एरिया में कोचिंग संस्थान नहीं चल सकते, ड्राफ्ट गाइडलाइंस में था, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। और अगर उसका पालन किया जाएगा तो मुझे लग रहा है आधी से ज्यादा कोचिंग संस्थाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर वो संस्थान ऑनलाइन आ जाएंगे, ऑनलाइन में आप कैसे रोक लगा सकते हैं, ये पहली चुनौती है सरकार के सामने, जिसका समाधान होना चाहिए। दूसरा, जो कोचिंग संस्थान या जो भी कोचिंग यूट्यूब में देते हैं, कोई पैसे नहीं लेते हैं तो नहीं लेते हैं या सिर्फ नॉमिनल पैसे में करते हैं, तो क्या उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में कैसे लाया जाए, ये दूसरी चुनौती है। जो तीसरी बड़ी बात है कि जो सोशल मीडिया के जमाने में झूठ है, तो एक कहावत है कि जब तक सच अपने जूते पहनता है तब तक झूठ संसार की दुनिया के पूरा चक्कर लगा लेता है। तो जो कोचिंग संस्थान हैं, उनके पास पैसे की बड़ी ताकत है, उनके पास बहुत बड़ा मुनाफा है, और उनमें से बहुत सारे लोग झूठ की एक काल्पनिक दुनिया खड़ी करते हैं, और उस दुनिया में बच्चे, पेरेंट्स और सारे लोग उसके शिकार होते हैं, और सरकार उसमें कुछ बेबस भी रहती है, कुछ करना चाहती भी है, कर भी नहीं पाती है। तो उस झूठ की दुनिया में हम लोगों को कानून के दायरे में कैसे बचाएं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और उसमें डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की सरकार में हम लोगों को इस पूरे शिक्षा के एक पूरे माफिया से हम कैसे बचाएं, और किस तरीके से विज्ञापनों के अलावा जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर है उनको, क्योंकि कानून के दायरे में लाने की 3 बातें और जरूरी हैं। पहला, शिक्षा की गुणवत्ता, दूसरा, उनके अच्छे सही उनका एनवायरनमेंट भी उनको मिलना, और तीसरी, जो उनके जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है, और तीसरा, टैक्स के दायरे में लाना, क्योंकि ये संस्थान बहुत बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी करते हैं, पेमेंट खाते नहीं है। अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि जो एडटेक है उनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से एडटेक की बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को पैसा लेकर के, लोगों से कोचिंग के नाम पे पैसा लेकर के कोलैप्स कर गई हैं, और उन्होंने किस तरीके से लोगों को अपने इक्विपमेंट दे, इंस्ट्रूमेंट दे दिए, और उसके बाद फिर आज उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। बिल्कुल। मनीषा, आपके मुताबिक क्या एक्शन लेना चाहिए? मेरे मुताबिक जो पहला एक्शन है कि एक इंडस्ट्री में ये एक एहसास होना चाहिए कि अगर हम गलत काम नहीं किया तो हम पकड़े जाएंगे, और फिर हमारे पे फाइन और पेनल्टी। तो इससे क्या होता है कि एक तो जो गलत काम कर वो पकड़े जाएंगे, दूसरे जो सही काम कर रहे हैं, एक उनको इंसेंटिव मिलता है कि अगर देखो, अगर मैं एक ऑनेस्ट एडवर्टाइजर हूँ या मैं एक ऑनेस्ट कोचिंग क्लास चला रहा हूँ और मेरे सामने वाला डिसऑनेस्ट तरीके से काम कर रहा है, और मतलब हम दोनों कोई सरकार से नोटिस नहीं आता या कुछ नहीं आता, तो फिर मेरे में क्या इंसेंटिव रह जाएगा? मतलब एक बोल सकते हैं कि आई मे हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन, पर मतलब अगर मुझे लॉ का डर नहीं है या मुझे कुछ लगता ही नहीं है कि ये लॉ मुझे अफेक्ट करेगा, तो उससे फिर वो लॉ एक तरीके से थोड़ा इनइफेक्टिव हो जाता है। तो एक तो मुझे लगता है कि एक वाइड स्प्रेड मॉनिटरिंग और पेनल्टी सिस्टम होना चाहिए, तो उसका प्रोविजन है लॉ में, तो उसको हम कैसे ज्यादा तरीके से हम उसको ऑफर कर सकें और ज्यादा तरीके से उसको इन्फोर्स कर सकें। तो मुझे लगता है एक तो स्केल ऑफ इंडस्ट्री के प्रोपोर्शनेट स्केल एक्शन होना चाहिए, वो एक चीज है। बिल्कुल, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। नचिकेत, आप क्या कहेंगे, किस तरह की सजा आपके मुताबिक? देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें ये कोचिंग को माफिया कहना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज ये भी एक शिक्षा के मंदिर ही है जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और टीचर अपनी दिलो जान से उनको पढ़ाते हैं, और एंड में रिजल्ट वेट तो करते हैं। लेकिन वहाँ पर फिर एक गंदी मछली तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसीलिए उसको हर जगह हो सकता है। जी विराग जी, वो हर जगह नहीं, वो हर जगह ऐसा नहीं है कि आज हम भगवान का नाम भी लेते हैं तो कितने सारे गॉडमैन भी होते हैं, गॉडमैन भी होते हैं, और जहाँ पे गॉडमैन के साथ कुछ लोग ऐसे भी है जो गॉडमैन बन के जेल में भी है, तो हम सारे गॉडमैन को बुरा नहीं कह सकते। इसी तरीके से मैं बिल्कुल
मनीषा ने कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी थपथपाइए और उनको आगे बढ़ाइए। बोलिए। जो कोचिंग, जो देखिए जो यूनिवर्सिटी फ्रॉड कर रही है, जो यूनिवर्सिटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो सरकार किस बात की वेट कर रही है? सरकार को पहले उनका लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए, और लाइसेंस दे दिया है और इंफ्रा नहीं मैच करता तो लाइसेंस रिवोक कर लीजिए। विराग, आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास, आप क्या बोलना चाहेंगे? यूजीसी की वेबसाइट में फर्जी यूनिवर्सिटीज का पूरा विवरण दिया हुआ है। तो मैं सवाल सरकार से करता हूं कि कोचिंग में जाने से पहले उन फर्जी यूनिवर्सिटीज को बंद क्यों नहीं करते हैं? दूसरा, मंदिर और माफिया का सीधा संबंध ये है कि जब आपकी सेवा की भावना है, शिक्षा देने की भावना है, आप मंदिर हैं, आप टीचर हैं, भगवान हैं। लेकिन जब आपका पूरा मकसद पैसे कमाना है, आप सरकार के दायरे में नहीं आना चाहते हैं, लोग आधे सच बोलते हैं, आधे झूठ बोलते हैं, और उस तरीके की जब बातें होती हैं तो वो माफिया हो जाता है कोई भी व्यवसाय। बिल्कुल, तो मांग है यहाँ पर कड़े नियमों की और सख्त सजा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में जुड़े और आज दर्शकों से बातचीत की इस पूरे मुद्दे पर। और इसी के साथ कंज्यूमर किंग के हमारे आज के एपिसोड में इतना ही। लेकिन आप भी बच के रहें, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो कोचिंग क्लासेस को लेकर पूरी जानकारी आप समेटें और उसके बाद बच्चों को एनरोल कराएं। देखिए, पीएसयूज़ पॉइंट ऑफ व्यू